जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है महत्वपूर्ण अनुदान और निधि के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ ली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर अंतरिम बजट क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने बजट पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अंतरिम बजट क्या होता है। इस बजट को लोकसभा के चुनावी वर्ष के दौरान कुछ महीनों के लिए लाया जाता है, ना कि पूरे वर्ष के लिए, जिसमें सरकार की आय और व्यय दोनों पर चर्चा होती है। इस बजट को मिनी बजट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि हर 5 साल में लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो उससे पहले कोई सरकार होती है। उस सरकार को अपना संचालन करने के लिए एक धन की आवश्यकता होती है। उस धन की पूर्ति जो है अंतिम बजट के रूप में की जाती है। जब लोकसभा के चुनाव पूरा कंप्लीट हो जाते हैं और जब कोई पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में जाती है, इसके बाद वह अपना बजट लाती है और बजट में वह अपनी किस किस योजनाओं में कितना कितना खर्च करने वाले हैं वह सब उसके बारे में बजट के रूप में बताते हैं। तो ये बजट होता है। और जो बजट से पहले लाया जाता है, जो पुरानी सरकार के लिए लाया जाता है, वो क्या होता है? अंतिम बजट होता है। याद रखिएगा इस बार। नेक्स्ट है लेखानुदान। संविधान के अनुच्छेद 116 में इसके बारे में बताया गया है, जिसे लोकसभा के चुनावी वर्ष के दौरान कुछ महीनों के लिए लाया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार को अपना व्यय संचालित करने के लिए एक अग्रिम धनराशि की आवश्यकता होती है, जिसे लोकसभा के द्वारा ही प्रदान की जाती है, ना कि संसद के द्वारा। अब क्या होता है कि जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं तो सरकार को धन की आवश्यकता होती है। उस धन की पूर्ति कराने के लिए लेखानुदान लाया जाता है। उस लेखानुदान के जरिए ये बताया जाता है कि सरकार जो है उसका संचालन करने के लिए कितने खर्च की आवश्यकता है। तो ये केवल खर्च के बारे में बताता है। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि लेखानुदान में केवल खर्च की बात की जाती है, वहीं अंतरिम बजट में आय और व्यय, मतलब कितनी इनकम हुई है और कितना खर्च हुआ, इन दोनों के बारे में बताया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें एक ये माइनर सा अंतर है, जिसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अनुपूरक अनुदान। इसका उपयोग तब किया जाता है जब सरकार को अचानक किसी विशेष सेवा के लिए व्यय की आवश्यकता होती है, जिसे बजट पारित करने के दौरान नहीं बताया गया और राशि की अत्यधिक आवश्यकता हो। तब अनुपूरक अनुदान को राष्ट्रपति की सहमति से संसद के सामने लाया जाता है। इसे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले लाया जाता है। वित्तीय वर्ष होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में। इस बीच में क्या होता है, आपको क्या रहता है, अनुपूरक अनुदान लाने की जरूरत है अगर राशि की ज्यादा आवश्यकता है तब। अतिरिक्त अनुदान क्या होता है? इस अनुदान की आवश्यकता तब होती है जब सरकार द्वारा कोई नई योजना या सेवा लाई गई हो जिसका उल्लेख बजट में नहीं किया गया हो और व्यय की कमी होने लगी हो। तब अतिरिक्त अनुदान की मांग को संसद में लाया जाता है, जिसे अतिरिक्त अनुदान कहते हैं। इसे वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के बाद लाया जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यानुदान। संविधान के अनुच्छेद 116 में कहा गया है कि जब राष्ट्र में कोई आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाए और सरकार को धन की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, तब इस प्रकार के अनुदान की मांग की जाती है तथा ये कहा जाता है कि यह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक होता है। देखिए, प्रत्यानुदान का एक अच्छे से एग्जांपल समझ सकें तो यह है कि जैसे हमारे देश में अभी कोरोना जैसी समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसमें सरकार को काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ा था, जैसे लोगों को समय पर ऑक्सीजन दिलवाना, इसके बाद अस्पतालों में पूर्ण रूप से बेड की उपलब्धता प्रदान करवाना, ये सरकार के लिए खर्चा था। और साथ ही उस ट्रीटमेंट के लिए एक वैक्सीन को तैयार करवाना, तो इन सभी कामों में सरकार को क्या हुआ था, खर्चा काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो ये क्या था, एक तरीके से एक आपात समस्या थी। इस एग्जाम्पल को हम प्रत्यानुदान के लिए समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है अपवादानुदान। यदि किसी विशेष कार्य के लिए सरकार अनुदान की मांग रखती है जो कि वित्तीय वर्ष के साधारण व्यय का भाग नहीं होता, इस प्रकार की स्थिति में सदन उस विशेष कार्य के लिए अलग धनराशि दे सकता है, लेकिन अब तक ऐसी कोई मांगे संसद में नहीं लाई गई है। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि। संविधान के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कर यानी टैक्स और लिए गए सभी ऋण को जमा करने के लिए कोष की व्यवस्था की जाती है, जिसे संचित निधि के नाम से जाना जाता है। अब जो भी सरकार ने ऋण लिए हैं या ऋण दिए हैं और ऋण देने के बाद जो भी उन्हें ब्याज मिल रहा है, जो भी उसकी पूर्ति हो रही है ब्याज के द्वारा, उन सभी को जो जमा किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? भारत की संचित निधि में किया जाता है। इस संचित निधि के माध्यम से ही उच्च पदों पर पदस्थ अधिकारियों को वेतन प्रदान किया जाता है। अब उच्च पदों पर पदस्थ अधिकारियों को जैसे राष्ट्रपति हो गए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, ऐसे सभी बड़े बड़े जो पद पे पदस्थ लोग हैं, उन सभी को क्या किया जाता है, जो भी वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। और हमेशा याद रखिएगा कि भारत की संचित निधि पर जो भारत व्यय होता है उस पर कभी भी मतदान नहीं किया जा सकता, ना ही संसद उसमें कमी कर सकती है। ये अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है संविधान के तहत। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।